हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, मतलब 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले भी मैंने कुछ पेपर्स आपको सोल्व कराए हैं, जैसे कि एक मैंने पेपर करवाया था आपको मैट्रिकुलेशन लेवल का। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जरूर देख सकते हो आप। बाकी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही वीडियोज में दे चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, तो मुझे लगा एक बार इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स चैनल पे सोल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे किस तरह के पेपर्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन्हें किस तरह से सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो मेट्रिकुलेशन लेवल का प्रीवियस ईयर का पहले करवाया था, अभी हायर सेकेंडरी लेवल का और कल ग्रेजुएशन लेवल का पेपर मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो तीनों लेवल्स का आपको आइडिया लग जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। अगर आपको बाकी सारे सेक्शंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 फेज 7 की भी पीडीएफ डाल रखी है, वहां से आप डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेवल को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू जा सकते हो, या फिर @RB_S सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्दी मैं इसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाऊंगा। बाकी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं, तो पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो आप सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हो वही आपकी यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की प्रैक्टिस होगी, वो तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी यूज होगी। और जो एमटीएस के लिए आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो वही लगभग सेम सी स्ट्रेटेजी आप इसमें मेट्रिकुलेशन लेवल के पेपर के लिए यूज करोगे। ठीक है, वेंडर भी सेम है तो लगभग स्ट्रेटेजी सेम सी है, इसलिए मैंने अभी तक अलग से नहीं बनाई थी। बट स्टिल आपका होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे करना है। एग्जाम डेट भी आपको पता चली गई है कि आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी के अंदर। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, बिल्कुल भी लीनियंट ना हो इस चीज़ को लेकर। अगर फॉर्म भरा है तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ये तैयारी सीजीएल सीएचएसएल कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी अगर आप सिलेक्शन फोर्स को भी टारगेट लेके चल रहे हो। ठीक है, तो अब हम सवालों से स्टार्ट करते हैं। और आप कहोगे अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा वीडियो पे तो मैं इसके सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हर एक लेवल के 3 से 4 पेपर होंगे लगभग, तो 12-13 पेपर है, 12-13 वीडियो में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम सोल्व कर सकते हैं। ये सीजीएल सीएचएसएल में भी आपको मदद करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का है। कहता है a+b-3 का होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 0 के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता होगा, क्या मेरे पास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने -5 का स्क्वायर करा, कितना आएगा? 25 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मैं कहूंगा ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तीन पॉजिटिव संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं और 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या तीनों 0 रहेंगी? जल्दी बताओ। अगर पॉजिटिव संख्या तीनों मुझे लेनी है, एक मैंने ले ली 5, एक ले ली 2, एक ले ली 1, तो कभी भी 0 नहीं होगा। ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ये 0 बन सकता है, क्योंकि बीच में समेशन का साइन है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0। ये उस टाइप का एग्जाम्पल है जहां पे हमारे पास एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, स्टिल हमारे पास एक इक्वेशन ही सफिशियंट है तीनों वेरिएबल की वैल्यू बताने के लिए। तो मैं कहूंगा a+b-3 = 0। इसका मतलब क्या होगा? a+b मेरा 3 के बराबर हो गया। सिमिलरली b+c 2 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम कहेंगे c+a मेरा बराबर हो जाएगा किसके? 5 के। ठीक, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? मुझे वैल्यू बतानी है √b+c⁴a। अच्छा, b+c कितना है? 2, 2⁴a प्लस c+a⁴b, c+a 5, 5⁴b। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, देखो a और b की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, क्या तीनों को जोड़ दूं? उससे होगा क्या? a+b+c का सम मिल जाएगा और ये 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार और c भी 2 बार। तो ट्वाइस a+b+c किसके बराबर? ये हो गया 10, a+b+c आ गया 5 के। अगर a+b+c 5 मिल गया, मुझे बताओ किसकी वैल्यू चाहिए? क्या मुझे a की वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं इस इक्वेशन में से, फोर्थ इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दूंगा। तो अगर इसमें से ये घटाया तो मुझे मिलेगा ए की वैल्यू, 5 में से 2 घटाऊंगा तो वैल्यू बचेगी मेरे पास 3। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी? क्या मैं c+a को घटा दूंगा a+b+c में से, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाई तो मेरे पास क्या आएगी? ये मुझे देगा b की वैल्यू, और जो आ जाएगी मेरे पास 0। तो यहाँ पे 2⁵ प्लस 5⁵0। 2⁵3 होता है 8 और 5⁵0 होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आता है। तो 9 का रूट निकालना है तो ये आ जाएगा 3। यही इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, कोशिश करें सभी क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से करें। मैं बहुत थोड़ा बेसिक से ही चलूंगा,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर अगर मैं कहूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिन्होंने पहले से नहीं कर रखी, तो उन्हें भी समझ आना चाहिए टारगेट यही रहेगा। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो ही रहेगी मेरी कराने की क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी जब एग्जाम पास होगा तब हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत स्पीड से करते हैं। फिर जिस क्वेश्चन में अभी मैं 1 मिनट ले रहा हूँ या 1.5 मिनट समझाने में ले रहा हूँ, उसे मैं 30 सेकंड में निपटा दूंगा एग्जाम के टाइम पे। अब जैसे मेरे पास ये वाला सवाल है, इस पूरे नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक नंबर है 13 इंटू में 14। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर आपसे पूछो क्या आएगा, आप कहोगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 को 4 से करा 52 और 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, 13 1 13 और 5 18। और इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या रिमाइंडर मुझे 2 देगा, जल्दी बताओ। 180 12 से कट जाएगा, 2 रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्या करता है, इसे ऐसे ना करके मैं थोड़ा ऐसे कर लेता, अगर मैं इंडिविजुअल लगा देता, इसे हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। 12 से अगर 13 को डिवाइड करता हूं मैं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 14 को डिवाइड करता हूँ 12 से तो रिमाइंडर बचेगा 2। अगर मैं इन दोनों को खाली मल्टीप्लाई कर देता तो भी क्या मेरे पास रिमाइंडर 2 ही आता। तो मेरा तो उत्तर जब भी सेम ही आ रहा है। तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं हम, तो हमें बिल्कुल बेसिक से पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस सवाल को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा, 2143। तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे पहले इसे डिवाइड करते हैं 12 से। अगर मैं 12 से करता हूँ तो 12 एकम 12 23 बचेगा। फिर एक कम करेंगे 113 बचेगा, 5 51 48 34 10 103 96 73 और मेरे पास बचेगा रिमाइंडर 1। ठीक है, करके देख लेना आप। अगर मैं इसे करता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा 103, रिमाइंडर बचेगा 7। और अगर मैं इधर करता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, अब देखो ये 23 है मेरे पास, ये 25 है, तो इससे 2 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। अगर इसे मैं इससे गुना करूंगा, इन तीनों का आपस में गुना कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 63 आएगा डिवाइडेड बाई 12। और रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, अगर 63 को 12 से डिवाइड कर दूं फिर से, तो रिमाइंडर आएगा 3। यही मेरा इस सवाल का उत्तर। चलें आगे। अब क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन में कहता है, अगर मैं एक टेलीविजन को 6% के प्रॉफिट और एक फ्रिज को 9% के प्रॉफिट में बेचता हूँ, तो शॉपकीपर को गेन होता है 5100 रुपये का। लेकिन अगर शॉपकीपर टेलीविजन को 9% के प्रॉफिट और फ्रिज को 6% के लॉस पे बेचता है, तो उसे फायदा होता है 1800 रुपये का। तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज है एफ और कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन है टी। अगर मैं पहले क्या करता हूँ, 6% के प्रॉफिट पे किसे बेच रहे हैं, टेलीविजन को बेच रहे हैं, तो 6% का प्रॉफिट टेलीविजन पे, तो कॉस्ट प्राइस का 6% ये मेरा प्रॉफिट हो गया। फ्रिज को बेच रहा हूँ 9% के प्रॉफिट पे, तो 9% ऑफ फ्रिज। इन दोनों का सम कितना है, टोटल प्रॉफिट है 5100 रुपए का। आगे कहता है कि हमने क्या करा, टेलीविजन को बेचा 9% के प्रॉफिट पे, तो 9% का प्रॉफिट मतलब 9% ऑफ टी, और लॉस पे बेच दिया फ्रिज को 6% के। तो लॉस पे बेचेंगे तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे, तो ये 6% ऑफ फ्रिज हो गया। ये किसके बराबर है, ये 1800 के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज की, कि फ्रिज का कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा। अच्छा, अगर फ्रिज की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टी को एलिमिनेट करूंगा। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, 3 से सॉरी, और इसे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। क्यों करा, क्योंकि 9 दूनी 18 बनेगा, 6 3 18 बनेगा। इन दोनों का एलसीएम लिया था मैंने 18, दोनों जगह सेम बना लिया। अब होगा क्या, जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को घटाऊंगा, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये टी तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एफ। 27% एफ माइनस, और ये प्लस बन जाएगा, प्लस 12% एफ, क्या ये 39% एफ आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास 5100 इंटू 3 153 माइनस 36 करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 117 बचेगी क्या, और 2 जीरो आएंगी। अब यहाँ पे 39 से काटूंगा तो ये मेरे पास 3 टाइम कटता हुआ जा रहा है, तो 300 आएगा। 1% एफ 300 के बराबर, तो 100% एफ किसके बराबर होगा, 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 30,000। यही इस सवाल का मेरा उत्तर होगा। 100% एफ का मतलब 100% होता है, 100 परसेंटेज के साइन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 1, तो ये 1 के बराबर होता है।
अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत सरल सवाल था ये। अब कहता है हमारे पास एक 6 डिजिट का नंबर है, ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 7 से, 11 से और 13 से। हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा एक्स वाई और जेड का। अब ये किसके डिविजिबिलिटी रूल पे आ गया, 7, 11 और 13 पे। एसएससी ने पहले भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए, मैंने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा रखा है, आपको 7.5 घंटे की वीडियो है जिसमें ओवरव्यू आपको कंप्लीट चैप्टर का मिल जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन भी आप कर पाओगे अगर वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें मैंने बताया था 7, 11 और 13, अगर कोई नंबर इनसे डिवाइड हो रहा है तो इनके मल्टीप्लीकेशन या फिर इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है मेरे पास 1001। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 1001, तो इन तीनों से कट रहा है तो 1001 से भी कटेगा। 1001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है उसकी फॉर्म क्या होगी। मान लो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 270 से, तो आपको पता है जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा नंबर बनेगा 270 राइट। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता 123 से, तो नंबर क्या बनता है मेरा 123। तो होता क्या है, इसकी लास्ट फर्स्ट की जो 3 डिजिट होती हैं वो लास्ट की 3 डिजिट के बराबर होती हैं। अगर किसी भी मैं 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है, अगर मैं 1 से लेके 999 तक किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू में 1001 में, तो मेरे पास क्या होगा, 6 डिजिट का नंबर हम बनाएंगे और उसकी जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट होगी वो लास्ट की 3 डिजिट के बराबर होगी, या मैं कह सकता हूँ लास्ट की 3 डिजिट बराबर होंगी इसके आगे की वैल्यूज के। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 479 है, एक्स वाई जेड है, तो मैं कहूंगा कि ये जो 479 है ना ये एक्स वाई जेड के बराबर होगा। मतलब 479 एक्स वाई जेड है, तो एक्स क्या होगा 4 होगा, वाई क्या होगा 7 होगा और जेड क्या होगा 9 होगा। मुझे प्रोडक्ट बताना है एक्स वाई जेड का क्या होगा, तो ये होगा 4 इंटू 7 इंटू में 9। अब चाहें तो हम ये चेक कर सकते हैं 9 से कौन सा नंबर कट रहा है वो आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा है कि हम पूरा मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर मैं बात करूंगा 7 चौक 28 इंटू में 9 करना है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 आ जाएगी। यही सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, जिन लोगों को मेथड पता था वो तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। एक सवाल और बनेगा आपके दिमाग में, सर 1001 में अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो आएगा मेरे पास 23023। इसे हम 6 डिजिट में करना है, लास्ट की 3 डिजिट को अलग करो, यहाँ पे 3 डिजिट बनानी है तो 0 लगा लेंगे, आ गया इक्वल। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास कहता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें बीडी परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। तो मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूं, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे, तो मैंने बीडी को कुछ इस तरीके से लिखा और ये एसी के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे डी पॉइंट आएगा, यहाँ पे सी पॉइंट आएगा। ठीक है, आगे कहता है ईच अ पॉइंट ऑन बी सी सच डेट बीई ए एक्स डिग्री का है। तो यहां से ये मिला लिया, तो ये वाली दूरी हमें, ये वाला एंगल एक्स डिग्री दे रखा है। आगे कहता है ई ए सी 36 डिग्री का है, ई ए सी ये वाला एंगल 36 का है, ई बी डी 40 का है, ई बी डी ये वाला एंगल 40 का दे रखा है। हमें बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। अब बेटे ध्यान से कोई भी आसानी से कर सकता है इस सवाल को, कि आप कहोगे सर ये 36 है तो ये 90 है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है, ये है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 180 माइनस 90 प्लस 36 होगा। इसे सोल्व करेंगे तो एक तरह से 90 में से 36 को घटाऊंगा मैं, तो वैल्यू आएगी 54 डिग्री। अगर ये 54 डिग्री हो गया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 54 डिग्री होगा, और ये 54, ये 40 और ये एक्स, इन तीनों का योग भी 180 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 180 में से घटा देंगे 40 जमा 54 को, और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 86। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब करता है एक रेक्टेंगल को, जिसकी साइड्स का रेशियो हमें इतना दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया भी दे रखा है, हमें पेरीमीटर बताना है सर्कल का क्या होगा। ठीक है, एक छोटी सी फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरह से हमने मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, कहने का मतलब तो यही है इनडायरेक्टली। तो अगर इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल को इस तरीके का बना दूं तो मैं कह सकता हूँ रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल ने। साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:3, तो इसे 4x और 3x मान सकता हूँ। एरिया दे रखा है 192। हमें बताना है क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो रेडियस की वैल्यू मिल जाए तो मैं पेरीमीटर बता सकता हूँ, और पाई की फॉर्म में बताना है तो मतलब मुझे 2r की वैल्यू एक तरीके से निकालनी है।
अगर मैं सोल्व करता हूँ इसे, ध्यान से समझेंगे, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये वैल्यू हो जाएगी 3x इंटू में 4x का मल्टीप्लीकेशन, डेट इज 192। ये 12 से काटूंगा 192 को तो मेरे पास वैल्यू आएगी 16, एक्स स्क्वायर 16 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। प्लस माइनस 4 इसलिए लिखा क्योंकि लेंथ है वो पॉजिटिव ही होगी। अगर एक्स 4 हो गया तो ये वाली दूरी 4 चौक 16 होगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास 12 होगी। फटाफट से बताएंगे कि ये डायगोनल जो होगा मेरे पास किसके बराबर होगा। अगर डायगोनल बना देता मैं, ये 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 16 है 12 है, ये अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा। वरना आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है 3 और 4 ट्रिपलेट बनाते हैं तो 3x है, ये 4x है, तो ये 5x होगा। और अगर ये 5x होगा और x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, वरना फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे। अगर ये 20 हो गया तो जो इसका डायमीटर है, डायगोनल है, वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है, तो ये तो डायमीटर के बराबर हो गया सर्कल के। तो 2r क्या होता है, डायमीटर ही होता है, तो क्या आंसर आएगा मेरा 25। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। डन। अगला सवाल हमारे पास कहता है क्लास के अंदर 88 स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो 20% ज्यादा हैं बॉयज से। तो गर्ल्स रेशियो बॉयज की बात करेंगे, बॉयज अगर 5x होंगे 20% ज्यादा, बेसिक से ही देख लो कि अगर मैं कहता बॉयज मेरे पास 100 हैं रेशियो के अंदर, तो गर्ल्स 20% ज्यादा 120 होंगी, मतलब अगर 20 से काट दो तो बॉयज 5 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 6। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें रेशियो मिल गया। आगे कहता है जो एवरेज हाइट है ना बॉयज की वो 154 सेंटीमीटर है, जो गर्ल्स की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर कम है, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें बताना है एवरेज हाइट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स क्या रहा होगा क्लास के अंदर। जब भी हम एवरेज चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो मैटर करता है। तो मैंने कहा गर्ल्स अगर 6 हैं तो बॉयज 5 मान लेता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास 11। टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज अगर मैं x मान लूँ तो 11 इंटू में x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, अगर टोटल बॉयज की हाइट की बात करूं 5 बॉयज है, हर एक की हाइट 164 है, तो 5 इंटू में 164। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स, तो 6 गर्ल्स हैं और उनकी एवरेज हाइट कितनी है, जो टोटल स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है उससे 4 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x-4। क्या सोल्व करके इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। हमारे पास 11x में से 6x को घटाऊंगा तो वैल्यू आएगी 5x, और ये किसके बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 820 आ गया। 820 में से किसे घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 24 को घटाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 7 आ गया। 96 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू x, और x का मान मेरे पास यहाँ पे आ चुका है 159.2। ठीक है, चलेंगे आगे, वरना आप देख सकते थे अगर ये 800 होता तो 160 टाइम्स आता, उससे थोड़ा सा कम है, तो यही आंसर करेक्ट हो सकता है। अगला सवाल मेरे पास, इसे ऑप्शन की मदद से भी बड़े आसानी से कर सकते थे क्या, हाँ कर तो सकते थे, चलो कोई बात, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक ही समझ रहे हैं। अब मेरे पास क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन दे रखी है, a 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू बतानी है, 1 में कोसेक a प्लस। अब देखो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि a की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। आपको कहता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 5 कोस ए प्लस 2 0 के बराबर है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर a 0 से 90 है तो हमें पता है कोस पॉजिटिव होगा। अगर कोस पॉजिटिव होगा तो आप एक चीज बताओ, या तो मैं इसे बेसिक से सोल्व करूं, कोस स्क्वायर ए को x मान लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूं और फिर अपना आंसर बताऊं कि x की वैल्यू क्या है, फिर एंगल निकालूं। वरना मैं ये कह सकता हूं भैया कि यहाँ पे अगर आप देखते हो जनरली हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 30 आएगी या 45 आएगी, 60 आएगी, 0 और 90 तो आनी नहीं है। अब देखो जब मैं कोस स्क्वायर ए की बात करता हूँ 30 रखूं, 45 रखूं या 60 रखूं, स्क्वायर करने पे तो ये रेशनल नंबर देगा। जैसे cos 30 की वैल्यू आपको पता हो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 60 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2। ठीक है, इनमें किसी का भी स्क्वायर करूंगा तो रेशनल वैल्यू आएगी, रूट वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये रेशनल वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है। अभी कब सेटिस्फाई कर सकता है, जब तीसरी भी रेशनल वैल्यू, ऐसा तो हो नहीं सकता ये रेशनल वैल्यू है 3 जमा 5 √7 के आसपास तो कुछ नहीं हो सकता, या इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल टू 0, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो रेशनल अगर दो वैल्यूज हैं तो तीसरी वैल्यू भी रेशनल होनी चाहिए, और इन तीनों के अंदर रेशनल वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे कोस की 60 डिग्री पे वैल्यू रेशनल दिख रही है, तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तब भी रेशनल, ये नॉर्मल रखूंगा रेशनल, और ये भी रेशनल, तो जो ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए मेरी 60 डिग्री पे ही करेगी।
ठीक है, ये सेकंड्स में हमें सोचना होता है, मतलब ये कितनी बार एसएससी ने पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा थीटा को एक बार 60 रख के देख लेते हैं, ए एंगल को 60 डिग्री रख के देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा फिर, और कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो मैंने कहा 2 इंटू में कोस स्क्वायर 60 मतलब 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये इस सवाल का अगर 0 आ गया तो ठीक है, हमने माना है 1/2 1/2 प्लस 2 5/2 5/2 माइनस 5/2 ये आ गया 0। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ए की वैल्यू क्या है 60 ही है। अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, कोसेक 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 2/√3 और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। √3 कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा नीचे 3, √3/3 ही मेरा इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है, हमारे पास एक स्पोर्ट्स स्टोर है जो 10% डिस्काउंट देता है अपने गुड्स में। ठीक है, स्टोर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पे करता है। कस्टमर एक बॉल को खरीदना चाहता है जिसपे एमआरपी 100 रुपए है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हमें बताना है कितने रुपए कस्टमर को देने पड़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप कहोगे सर 100 रुपए का मेरे पास है, 10% तो दुकानदार वैसे ही डिस्काउंट दे रहा है, इस पे 10% का डिस्काउंट काट लोगे तो 100 का 10% होगा 10, तो कितने रुपए का बेचा जाएगा, नॉर्मली 90 रुपए का। लेकिन पर्सन क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है तो उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस पे 5% का डिस्काउंट और काटना है तो इसका 5% कितना होगा, इसका 10% तो आप कहोगे 9 हो जाएगा, 5% क्या 4/5 4.5 ही होगा। ये और घटा दूं तो क्या वैल्यू मेरे पास 85.5 आ जाएगी। इतने का ये आर्टिकल बेचा जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आप एक लाइन में ऐसा मन मन में भी ये काम किया जा सकता था, आप नेट डिस्काउंट निकाल लेते कितना होगा तब भी कर सकते थे। आप ऐसे करना चाहते थे कि 100 है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 में बेचा जाएगा, फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 19/20 में बेचा जाएगा, ऐसे करके निकालोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 19 इंटू 9 171/2 करोगे तो 85.5। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है आपने कैसे पढ़ रखा है। बाकी बेसिक से तो हम वैसे यही करते हैं, रेशियो मेथड यूज करते हैं। अभी कुछ लोग नए हैं तो मैं बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे कर रहा था सक्सेसिव से। अब देखो कितना सरल सवाल है हमारे पास, कहता है n ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो 40 है। दो ऑब्जर्वेशन अगर 50 और 60 को जोड़ दिया जाए तो सभी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज बन जाता है 41। हमें n की वैल्यू बतानी है। आप इसे डेविएशन मेथड से ओरली भी कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको एवरेज की जो क्रैश कोर्स कराया था उसमें सिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक से ही कराऊंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से भी आसान से आ जाएगा। एवरेज के सभी क्वेश्चन हमारे आराम से हो जाते हैं। हम कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू में एवरेज। इसी से एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं अगर हमें समय की सीमा नहीं है एग्जाम में ज्यादा। ठीक है, बहुत कम टाइम नहीं मिल रहा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। अगर n ऑब्जर्वेशन का एवरेज 40 है तो सम कितना होगा, आप कहोगे 40 है। अब मैंने एक ऑब्जर्वेशन 50 और एक ऑब्जर्वेशन 60 को जोड़ा तो सम कितना बन गया, इतना बन गया। ये किसके बराबर होगा, जो 41 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज, हम जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, अब जो ऑब्जर्वेशन हो गई, पहले n था एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी, क्या मेरे पास अब n+2 ऑब्जर्वेशन बन गई। इनका एवरेज फाइनली निकल के आया 41। क्या सम बराबर होगा, ये भी नई ऑब्जर्वेशन का सम है, ये भी नई ऑब्जर्वेशन का सम है, तो सोल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। 41 में n में से 14 को घटाओगे तो बचेगा n। अब ये 41 इंटू 2 82 आएगा मेरे पास, और ये मैं 110 में से घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ गई 28। सवाल क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, यही सवाल का उत्तर है। ठीक, चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है x और y मिलके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, y अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है, तो हमें बताना है x अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब इसके लिए आप फॉर्मूला भी पढ़ते हो, एक तो होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई वाला। ठीक है, जो दोनों को मिलके टाइम लगेगा, टाइम बाई एक्स प्लस वाई, ये बराबर होगा जो x को टाइम लग रहा है इंटू में y को जो टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाई x का टाइम प्लस y का टाइम। ये फॉर्मूला यूज करना चाहो ये कर लो, वरना आप बेसिक से मैं कराता हूँ। हम क्या करते हैं, मान लो मैंने कहा x को कितना टाइम लग रहा है, x का टाइम नहीं दे रखा तो y के टाइम से स्टार्ट करते हैं। y को काम को करने में लग रहे हैं 15 दिन और x प्लस वाई मिलके कर रहे हैं तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है 12 दिन। ये टाइम हो गया। टोटल वर्क को हम मान लेते हैं जो हमें काम करना है इन दोनों का एलसीएम, तो 15 और 12 का एलसीएम मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे 60। अगर 60 काम मुझे करना है तो y कितना 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का किया गया काम एफिशिएंसी कहलाता है, तो 60/15 करूंगा तो 4। एक दिन का काम y का आ गया 4। अगर x प्लस वाई का एक दिन का काम निकालूंगा तो 60/12 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 5। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, y अकेला एक दिन में 4 काम करेगा। 5 में से अगर मैं 4 को घटा दूं तो क्या मुझे x का एक दिन का काम मिल जाएगा, डेट इज 1।
टोटल काम 60 है, एक दिन में एक काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, या फिर टोटल काम डिवाइडेड बाय एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 60/1 60। यही सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल मेरे पास कहता है अगर मैं 70 को x% से डिक्रीज कर दूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलता है अगर मैं 60 को x% से इंक्रीज कर दूं। तो हमें बताना है x% ऑफ 91 क्या होगा। अच्छा, अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। मतलब जैसे मैं अगर बात करूं a का 100% क्या होगा मेरे पास? आप कहोगे 100%, परसेंटेज का साइन का मतलब है 1/100, तो a इंटू 100/100 और ये आ गया a। तो कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। अब कहता है कि मैं 70 को डिक्रीज कर रहा हूँ x% से। डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि अपने आप का 100% था, उसमें से x% और घटा दिया, तो अब ये अपने आप का इतना बन जाएगा। अब एक नंबर है 60, उसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ x% से इंक्रीज करने का मतलब वो नंबर बन जाएगा अपने आप का x प्लस 100 प्लस x%। अगर ये चीजें थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग लग रही है, परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल बेसिक से मैंने अपने चैनल पे ही करा रखा है, ठीक है। 10 पार्ट मिलेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा है कि चीज कैसे कर रहे हैं हम, वो आप वहां से देख सकते हो। बहुत सारे सेशंस आपको चैनल पे मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ठीक है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो उससे भी काफी मदद आपकी सिलेक्शन में हो जाएगी। परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कट गया। अब मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पे देखो 700 बनेगा, यहाँ पे 600 बनेगा, तो बचेगा 100। और ये 7x है, इधर जाके ऐड हो जाएगा 6x प्लस 7x, ये आ जाएगा 13x। और x का मान आ गया मेरे पास 100/13। हमें बताना है x% ऑफ 91। अगर x% ऑफ 91 की बात करेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 इंटू में 91। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू 100/13 है, इंटू 100 डिवाइड इंटू में 91। यहाँ से ये कटा, मेरे पास वैल्यू होगी 7। यही सवाल का उत्तर होगा। खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक से जा रहा हूं मैं, मतलब बहुत ही सरल सवाल है ये वैसे। अगर मैं बात करता हूँ, ये इक्वेशन दे रखी है, ये बताना है टीसीएस एसएससी में कितनी बार अलजेब्रा का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबको स्टेप्स भी रटे होंगे क्या करना है। सबसे पहले तो देखो हमें सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है। एक्स की पावर 6 इधर है, यहाँ पे एक्स की पावर 6 वाले अलग कर लिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले अलग करने, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, -3 को कॉमन ले लेता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे -3 को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा, x² - 1/x², ठीक है। क्योंकि ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पे आएगा मेरे पास +1। ये सवाल का उत्तर आएगा। इसे सोल्व करके अब मुझे कहीं ना कहीं x² - 1/x² की वैल्यू यहाँ से चाहिए होगी। तो ये 3x² को इधर ले जाऊँ मैं, x की पावर 4 - 1 = 3x²। x² से पूरा डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये x² - 1/x² किसके बराबर, 3 के बराबर आ गया। x² से डिवाइड कर दिया तो ये वाली वैल्यू तो मुझे मिल गई। तो ये तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास -3 इंटू में 3 +1। अब बची ये वाली बारी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे पास a - 1/a बराबर होता है किसके से, v के, तो a³ - 1/a³ बराबर होता है मेरे पास v² + 3। ठीक है, ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो a, अगर x² को a मान लेता तो x की पावर 6 क्या हो जाता, a³ हो जाता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी v इंटू में v² + 3। ये वैल्यू भी हमें याद होती है कि 3 के केस में 36 बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं पता तो आप बेसिक से यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर + 3, तो 9 12, तो यह 36, 36 में से 9 घटा 27 जमा 1 28। यही सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे आया, अगर ये निकालना चाहते हो आप तो आपको फॉर्मूला जो यूज होता है ये सब निकालने के लिए वो होता है a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ -3ab a - b। इसी फॉर्मूले को हम यूज करके ये रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। इसमें इधर मूवमेंट करके आप निकाल लो। अगला सवाल मेरे पास क्या कहता है, कहता है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। चलो, ये A है, ये B है और ये C है। जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ A है वो D पे टच कर रहा होगा BC साइड को। BC हमें A के बराबर दे रखा है, AC हमें B के बराबर दे रखा है, और कहता है हमें AB हमें C के बराबर दे रखा है। तो हमें बताना है BD की लेंथ कितनी होगी, ये वाली दूरी हमें बतानी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है।
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? कि अगर मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया ना, तो ये वाली साइड ए बी रेशियो ए सी, ये बराबर होता है किसके? बी डी रेशियो डी सी के। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो ये बी डी रेशियो डी सी है, या डी बी रेशियो डी सी, कुछ भी लिख लो, ये किसके बराबर होगा? क्या ये सी रेशियो बी के बराबर होगा? ठीक है, अगर ये सी रेशियो बी के बराबर हो गया तो सी प्लस बी रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? इसे मैं फिलहाल एक्स की फॉर्म में मान लेता हूँ, जो बिल्कुल नया है उनके लिए, बाकी लोग तो सीधा रेशियो से उड़ा देना। अगर मैं करूँ यहाँ पे इसे सी एक्स मान लिया, मैंने डी बी को मान लिया सी एक्स, और मैंने बी सी डी सी को मान लिया मैंने बी एक्स, तो आप कहोगे इन दोनों का सम करेंगे तो एक्स कॉमन, सी प्लस बी किसके बराबर? क्या ये बराबर आ जाएगा ए के, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए अपॉन में सी प्लस बी, और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? हमें तो बी डी की वैल्यू बतानी है। तो ये सी एक्स है, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? सी इंटू में ए डिवाइडेड बाई सी प्लस, यही सवाल का उत्तर है। खत्म। ठीक है, और ये हार्डली 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको पता था। हम रेशियो में ही करते, मैंने कहा ये सी रेशियो बी है, तो मैं कहता ये सी रेशियो बी है, सी रेशियो बी का सम ए रेशियो के बराबर है, तो ए के रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? ए अपॉन में बी प्लस सी, हमें सी रेशियो की वैल्यू बतानी है तो सी से गुना कर देंगे। इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी ये फॉर्मूला भी कई बार तो रिजल्ट याद रहता है। अगला सवाल कहता है हमारे पास 2 एम्प्लॉयज हैं ए और बी, जिन्हें टोटल 13,455 रुपए पर वीक दिया जाता है उनके एम्प्लॉयर के द्वारा। ए को 125% दिया जाता है जितना बी को पैसे दिए जाते हैं, तो हमें बताना है बी को पर वीक कितना रुपया पे किया जाता है। अगर मैं बात करूं ए और बी, ठीक है, मान लो बी को 100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ए को कितना दिया जाएगा? इसका 125%। 125% का मतलब क्या होगा? इसका 125 भाग 100 इंटू 100 करूंगा तो ए को 125 रुपए दिए जाएंगे। रेशियो में अगर मैं बात करूं, इसे 25 से काट दो तो 5:4। मैं कह सकता हूँ ए को 5 रुपए देंगे तो बी को 4 रुपए देंगे। ए और बी को टोटल मिला के कितने रुपए दे रहे हैं? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा? 9 रेशियो। दोनों को मिला के 9 रेशियो रुपए दे रहे हैं, ये 13455 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बताना है बी को पर वीक कितना मिलता है, हमें 4 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 13455 डिवाइडेड बाई 9 इंटू। अब ये पूरा सोल्व करना है कर लो, वरना इस क्वेश्चन को तो मैं पढ़ते पढ़ते ही सोल्व कर देता। जैसे ही अगर मुझे ये रेशियो दिख गया तो मुझे ये पता है कि बी को कितना मिल रहा है, क्या आधे से कम मिल रहा है? इन दोनों का सम क्या? इसे 5 मिल रहा है, इसे 4 मिल रहा है, तो इसे बी को कम मिलेगा ना आधे से ओवरऑल, क्योंकि इससे ए से कम मिल रहा है तो आधे से भी कम मिलेगा। पूरा 9 है, 9 का आधा 4.5, आधे से कम मिलेगा। तो 13,455 में से बी को आधे से कम मिलना है, तो ये वाली वैल्यू तो आधे से बड़ी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये आधे से बड़ी है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये आधे से बड़ी है, ये आंसर नहीं हो सकता। सवाल का उत्तर तो सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई उत्तर हो ही नहीं सकता मेरा इस सवाल का। सोल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 598। ठीक है, तो दो के केस में तो कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। चले आगे। अब देखो ये वाला सवाल बड़ी प्यार से समझेंगे। 8 साल पहले जो ए और बी की एज का रेशियो था वो था 9:10। फिर कहता है जो 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद, 4 ईयर हैंस, जो उनकी एज का रेशियो होगा वो होगा 12:13। हम अगर सी मेरा क्या है, 4 साल छोटा है ए से, तो हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या रही होगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर मैं प्रेजेंट एज पे चला जाऊं, प्रेजेंट एज से ये तो 4 साल पीछे है, और ये मेरे पास 8 साल पीछे, ये 4 साल आगे। क्या इन दोनों में गैप 12 साल का है? अगर गैप 12 साल का है तो हम रेशियो में देख लेते हैं 12 साल किसे रिप्रेजेंट करता है। आप कहोगे, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अभी 10 साल के हो, आपका फ्रेंड अभी 14 साल का है। ठीक है, अगर मैं 12 साल आगे चला जाता तो होता क्या, आपका आप अभी 22 साल के हो जाते हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो भी 12 साल से आगे बढ़ जाता है, उसकी उम्र हो जाती 26 साल। क्या चीज सेम रहती है जब हम एज में आगे या पीछे बढ़ते हैं, दो लेवल की? क्या एज का डिफरेंस यहाँ पे भी 4 था आपको और यहाँ पे भी 4 है? एज का डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो मैं इसी क्वेश्चन में अगर देखूं, जब हम यहाँ से, अगर मैं इस लेवल से चेंज चेक करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है, हम 12 साल आगे गए, क्या एज का डिफरेंस यहाँ पे 1 रेशियो है,
तो एज का डिफरेंस यहाँ पे भी सेम रहेगा, और क्वेश्चन में दे भी रखा है सेम 1 रेशियो। अगर सेम नहीं दे रखा होता तो हमें बनाना पड़ता। तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि भैया यहाँ पे ये देखो, एक ही एज 9 रेशियो से 12 रेशियो में 3 रेशियो बढ़ेंगे। 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 12 साल को। तो एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 8 साल, सॉरी 4 साल को। अगर एक रेशियो 4 साल को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें 8 साल, ये यहां से 8 साल आगे जाना है ना प्रेजेंट में पहुंचने के लिए। तो मैं कहूंगा 2 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 8 साल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 साल आगे बढ़ाने के लिए 2 रेशियो से बढ़ा देंगे। 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11 रेशियो। 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 रेशियो। तो ए और बी की प्रेजेंट एज का मुझे क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, हमें पता है एक रेशियो 4 साल को रिप्रेजेंट करता है, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 11 को 4 से अगर मैं गुना कर दूं तो क्या 44 साल हो जाएगी। और अगर ये 44 साल हो गई तो सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? ए से 4 साल कम है, तो 44 - 4 ये होगा 40। कई बार एग्जाम में क्या होता है, प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से कराया, आपको प्रेजेंट एज का रेशियो बताया, वरना हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। जैसे मैंने देखा एक रेशियो 4 साल के बराबर है, तो मैं कहूंगा ए की जो उम्र है वो 8 साल पहले कितनी थी? 9 चौक 36 साल। 8 साल के बाद प्रेजेंट एज निकालना है तो आप 8 जोड़ दोगे, या बन जाएगा 44 साल। सी की एज क्या है? 4 साल कम है, तो सी की एज कितनी बन जाएगी? 40 साल। मैं ऐसे भी सोच सकता था। ठीक है, ये सब प्रेजेंट एज का रेशियो निकालने की मुझे जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ये इसलिए बताया क्योंकि काफी क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज का रेशियो भी पूछते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक आर्टिकल को हमने 8% के लॉस पे बेचा। ठीक है, अगर मैं उसे बेचता 10.5% के गेन पे, तो उसे 74 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या रहा होगा। तो हमेशा जनरली हम कॉस्ट प्राइस को रेशियो में मान लेते हैं। अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो इसे आप 100x मान सकते हो। ठीक है, वैसे x वगैरह लिखते नहीं है, हम रेशियो में करते हैं। मैंने कॉस्ट प्राइस को 100x मान लिया। ठीक है, इस आर्टिकल को अगर 8% की लॉस पे बेचूंगा तो 8% कम करेंगे, इसका 8% कितना होगा? 8x। तो मैं इसे कितने का बेचूंगा? ये मैं बेचूंगा इसे 92x का। अगर मैं इसे बेचता कितने का? 10.5% एक्स गेन पे, तो 10.5x एक्स्ट्रा का बेचता, तो मैं इसे बेचता 110.5x का। ठीक, तो ये मेरा ओल्ड सेलिंग प्राइस है और ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में कहता है कि हम कितने का ज्यादा रुपए पिछले केस से गेन करते हैं। हम 74 रुपए ज्यादा गेन करते हैं, मतलब पहले जितने का बेच रहा था और अब इसमें जो बेच रहा हूँ, इसके बीच का जो गैप है वो 74 के बराबर है। तो यहां से मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 10 और 8 18.5x। ये किसके बराबर दे रखा है? ये 74 रुपए के बराबर दे रखा है। या तो आप ऐसे सोच लो, वरना आप कहते हैं जब मैं 100 से ही कंपेयर कर रहा हूँ, पहले 8 पीछे गया फिर 10.5 आगे गया, तो इनका गैप कितना हो गया मेरे पास? ये इसमें से ये घटाऊंगा तो ये भी 18.5 आएगा। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, हमें ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रैश कोर्स समझाया था उसमें भी ये चीज समझाई थी मैंने आपको। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 74 रेशियो किसके बराबर, ये 18.5x 74 के बराबर, ये इसका 4 गुना दिख रहा है। 18.5 इंटू 2 37, 37 इंटू 2 74। तो x किसके बराबर? 4 के बराबर। हमें कॉस्ट प्राइस का मान बताना है, तो 100x है, तो 100 इंटू में 4, ये वैल्यू हो जाएगी 400। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं इन सभी टर्म्स में x को ऐड कर दूं तो जो नंबर्स आएंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। हमें x + 5 की वैल्यू बतानी है। अब इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक मैंने समझा रखी है, वो यूज करेंगे। तो मैं आपको बेसिक से बस एक स्टेप दिखाऊंगा, बाकी ट्रिक में डायरेक्टली यूज करूंगा इस क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर प्रोपोर्शन में हो, उसका मतलब क्या होता है? अगर ए बी सी डी मुझे प्रोपोर्शन में देता है तो हम कहते हैं कि a/b बराबर होगा मेरा c/d के। प्रोपोर्शन में कहने का मतलब होता है ये। तो अगर इसमें x को जोड़ दो और ये नंबर प्रोपोर्शन में बन जाए, तो मैं कहूंगा 10 + x डिवाइडेड बाय ये दूसरा नंबर, ये भी प्रोपोर्शन में बनाने का तो x जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास 23 + x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 + x, और यहाँ पे 33 + x। ठीक है, अब इसे सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे। हमें x + 5 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे x में 5 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ये हो गया इसका बेसिक। अब इसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तब भी आपका तरीका यही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे -x हो जाएगा। इसका डायरेक्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, वो यूज करेंगे हम एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये 13 15 पर, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर x को ऐड कर दूं, x को ऐड हो या कहे x को सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी दे दे एग्जाम में, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ बस वही करना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी।
आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 10 और 23 का डिफरेंस कितना, 13। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 33 और 15 का डिफरेंस कितना, 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रेशियो। इसे मैं रेशियो में लिख रहा हूँ। जैसे आप जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका मान भी रख सकते हो कि चलो मैंने कह दिया ये 5x है। ठीक है, जो इनका डिफरेंस है उसे x में लिख दो। ये किसके बराबर होगा, ये 18 को आप किस में गुना करोगे, 18 को इसके पहले वाले नंबर में गुना करोगे, 180। 18 इंटू 10 लिख ही देता हूँ पूरा। और अगर मैं बात करूँ इस 13 को गुना करोगे इसका, ये 15 माइनस 13 इंटू 15। अब इसके आगे मॉड्यूलस लगा दोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो आपको एक्स पॉजिटिव में लेना है, तो ये आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। 180 माइनस 13 इंटू 15 करूंगा तो 195 बन जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 15 मोड में, और ये आ जाएगा 15 किसके बराबर, 5x के बराबर, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। यही x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर, ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का। ये ओरली भी आप कर सकते हो, 2-3 सेकंड, ये 5 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस आप कर लेते हो, थोड़ी स्पीड अच्छी हो तो। ठीक है, अभी पहली बार कर रहे हो तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। यही जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दी। ठीक है, तो इस मेथड को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस मेथड पे पूछे जाते हैं। ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का एक कंसेप्ट रेशियो में पढ़ते हैं, उसे यूज करके ये चीज निकाली जाती है। ठीक है, और रेशियो की जो वीडियोज है, मैंने रेशियो जो पढ़ाया आपको उसमें ही करवा रखा है प्री क्लासेस की फॉर्म में, कि कैसे बना मेथड क्या है। ठीक है, रेशियो के जो क्वेश्चंस करवा रहा था सीजीएल में इसके, उसमें बताया। ठीक है, तो वही होता है कि जब हम बीच में रैंडम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ये होता है कि कई बार हमें रेफरेंस लेना पड़ता है कि हाँ उस वीडियो में ये चीज़ बताई है। एक एक, क्योंकि पूरा कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट बन सकता है। अगर मैं उसे कराने लगूंगा तो बहुत ही लंबा चल जाएगी क्लास। ये 25 क्वेश्चन करने में ही हमें 2-3 घंटे लगेंगे, कि बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या था, 2 पर्सन है ए और बी। ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, ए 5 दिन काम करके चला जाता है काम कंप्लीट होने से पहले, हमें बताना है, और बी अकेला ही करता है रिमेनिंग वर्क को, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ए और बी का अगर हमें टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ टोटल काम है मेरे पास कितना, 30। अगर ए 10 दिन में 30 काम करेगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया, तो मैं कह सकता हूँ टोटल काम बी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा, तो बी ने तो एक्स डेज काम करा होगा। ए ने कितना करा होगा, क्या 5 दिन पहले गया तो उसने x माइनस 5 डेज काम करा। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा तो x माइनस 5 डेज में करेगा 3x माइनस 15 काम। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो x डेज में करेगा 2x काम। ठीक है, तो ये किसके बराबर, 30 के बराबर। मुझे यही बताना है कि टोटल कितने दिन तक काम चला, तो x की वैल्यू बतानी है। सोल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 5x हो जाएगा, ये किसके बराबर, 45 के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यही इस सवाल का उत्तर है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, डायरेक्ट तो हम इसे सेकंड्स में उड़ाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस हमें। ठीक है, ये फिर एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट एक्स भी इस सवाल को कर सकते हैं। विदाउट एक्स करते हैं तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि कैसे करते हैं हम। देखो, हमने कहा कि बी 5 दिन पहले काम, एक 5 दिन पहले काम कंप्लीट होने से चला गया, तो इन्हें 5 दिन का काम कम करा, तो मैं कहता कि ए का जो 5 दिन का काम है वो टोटल काम में जोड़ देता हूँ। मैं कहता कि 30 और ए का 5 दिन का काम कितना होगा, ए 3 काम करता है एक दिन में, 5 दिन में 15 काम करेगा, तो मैं मान लेता हूँ हमें इतना काम करना है। और अब ए को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करवा देते हैं, तो ए और बी साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। कितने दिन में काम करेंगे पूरा का पूरा, अगर इतना काम करना होता, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके जो ए काम नहीं कर रहा था वो मैंने टोटल काम में जोड़ दिया, तो अब ए को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करेगा, तो 45 भाग 5, आंसर आ जाएगा 9। ये इसका डायरेक्ट अप्रोच होता है, इसमें एक्स वगैरह कुछ मानते नहीं है। अगला सवाल, एक पर्सन ने क्या करा, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करें, कुछ को उसने 10% पर एनम की ब्याज दर पे इन्वेस्ट करा सिंपल इंटरेस्ट पे, और बचे हुए को उसने 12% पर एनम की ब्याज दर पे निवेश करा। 2 साल के अंत में उसे टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो इतना मिला, तो हमें बताना है कि 2 पार्ट्स में डिफरेंस कितना रहा होगा जो उसने पैसे निवेश किए। ठीक है, अब इसे मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, उसमें से एक मेथड जो परसेंटेज में मैंने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में कराया था वो वाला मेथड यूज करूंगा, जिससे बड़ी ही फटाक से मेरे सवाल का उत्तर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 2 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे इसे 2 से विभाजित कर दूंगा तो ये 2820 आ गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले मैंने कहा 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ए और बी में, मान लो ये टोटल सम मेरे पास कितना है, 25,000। अब ए पार्ट को अगर मैं 10% पे दे रहा हूँ,
और बी को कितने पे दे रहा हूँ, बी को 12% पे। बी को भी ब्रेक कर देते हैं, मैं कहता हूँ बी को 10% और 2%। तो अगर मैं ए को भी 10% पे देता, बी को भी 10% पे देता, तो मेरी कितना ब्याज मिलता? आप कहते सर इसका 10% ब्याज मिलता, इसका 10% हो जाता 2500। ठीक है, अब 2500 रुपए से कितना एक्स्ट्रा मुझे ब्याज मिला? आप कहोगे 320 रुपए एक्स्ट्रा मिला। अभी किस वजह से मिला? क्योंकि बी पे 2% ब्याज एक्स्ट्रा था। तो मैं कह सकता हूँ 2% ऑफ बी क्या इसके बराबर होगा? अगर 2% ऑफ बी इसके बराबर हो गया तो बी को कितने, बी मतलब ये वाला पार्ट कितना रहा होगा मेरे टोटल पैसे का? आप कहोगे 50 से गुना करो, 100% बना लो इसे। 100% ऑफ बी मतलब बी के बराबर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 16,000। अब बी की वैल्यू 16,000 है, टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है? 25,000 है। तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी? 16,000 में 25,000 में से 16,000 घटाऊंगा तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 9,000। अगर ए 9,000 हो गया तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि दोनों पार्ट्स के बीच में डिफरेंस कितने का। तो ये तो 7,000 का दिख रहा है। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया। चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कहता है कि हमारे पास एक 540 मीटर लंबी ट्रेन है। तो मैंने एक ट्रेन बना दिया आपके लिए। ये एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में क्रॉस करती है और एक पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे है उसे क्रॉस करती है 36 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और यहाँ पे इसके ऊपर एक पर्सन भी बना दिया। अगर इस पर्सन को क्रॉस करना होता तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी, ए और बी पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे पहुंचेगी, पर्सन हो गया क्रॉस। तो पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को क्या करना है? आप कहोगे सर ये बी पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट देखो बी पॉइंट की, पर्सन तो चल नहीं रहा। पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना है, 540 मीटर क्रॉस करनी है। ठीक है, तो अगर 36 सेकंड उसे पर्सन को क्रॉस को करने में लग रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे हो जाएगा 540 भाग 36 और ये मेरे पास हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। हमें ये बताना है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 55 सेकंड। आप फटाफट से मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसने अपनी लेंथ क्रॉस कर ली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जहां से प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे होगा और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, बी पॉइंट को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये 540 हो गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ एल। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 540 प्लस एल मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। और डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड है 15 और टाइम कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? 55 सेकेंड। इन दोनों को गुना करके हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। 15 को अगर 55 से गुना करूंगा 75 82 आ जाएगा ये, और इसमें से 540 को अगर घटा दिया जाए तो लेंथ वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास और एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 285। यही इस सवाल का उत्तर दिख रहा है मुझे। खत्म हो गया। अब इसे और भी छोटे तरीके से हम सोच सकते हैं। अब सोचने का तरीका क्या है भैया? एक तरीका ये हो सकता है कि भैया देखो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में तो 36 सेकंड लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 55 सेकंड, तो कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे? आप कहोगे सर यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे पास 19 सेकंड एक्स्ट्रा। अगर 19 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो 56 सेकंड में तो ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। अब ये जो प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में 19 सेकंड लगे, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 इंटू में 19 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 285। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऐसे भी सोचा जा सकता है, मतलब ऐसा ना लिखना चाहो, ये चीज डायरेक्टली भी सोच सकते हो। चलें आगे। और भी रेशियो मेथड भी मे भी अप्लाई करके आप कर सकते हो, और भी चीजें हैं जो की जा सकती थी क्वेश्चन के। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक कार है जो कि 11 घंटे तक चलती है। पहले 100 किलोमीटर के लिए कार एक सर्टेन स्पीड पे चलेगी, उसके बाद अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देगी। रिमेनिंग 280 किलोमीटर चलने के लिए हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसे 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ x। टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 11 घंटे। दो तरह से कवर किया जा रहा है, एक बार 100 किलोमीटर को कवर किया जा रहा है, एक बार 280 किलोमीटर को कवर किया जा रहा है। 100 किलोमीटर को अपनी ओरिजिनल स्पीड से और 280 किलोमीटर को 15 किलोमीटर से बढ़ी हुई स्पीड से कवर किया जा रहा है। आपको पता है यहाँ पे टोटल टाइम अगर 11 घंटे दे रखा है तो मैं इस जर्नी का टाइम निकाल लूँ। डिस्टेंस जो है, स्पीड है मेरे पास x, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है? टाइम। तो इतना कवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास है 280 अपॉन में x प्लस 15, इतना टाइम इस जर्नी का लगेगा।
क्या उत्तर आना चाहिए मेरे पास? उत्तर आना चाहिए 11 घंटे। ठीक है, मुझे सोल्व करके क्या बताना है? मुझे बताना है कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर वाली जर्नी को कवर करने के लिए। अब 100 किलोमीटर वाली जर्नी तो ये है, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है 100/x की। अगर मैं क्वेश्चन में ऑप्शन से वैल्यू चूज करूँ, या तो मैं पूरा सोल्व करके x की वैल्यू निकालू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी, लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन। तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी मदद उठा सकते हो कि मेरा सवाल का उत्तर क्या आएगा इसका। अब देखो, जैसे मैं x को, अगर x/100 को 7 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? x/100/x को 7 रखा तो x की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी 100/7। तो ये तो बहुत गंदी सी वैल्यू होगी, चांसेस कम है इसे सोल्व करके ये वाली वैल्यू मिलने के, क्योंकि जैसे ही आप इसे 100/7 करोगे तो यहाँ पे 100/7 का रखोगे, मेरे पास ये 11 मिलने के चांसेस तो खत्म ही हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? आप कहोगे जैसे ही यहाँ पे मैं 10 रखूंगा, या फिर आप इतना भी देख लेते कि सर ये 7 घंटे, इसमें टोटल 11 घंटे, चलो कोई बात नहीं। 100/x = 10 रखा तो मतलब 10 घंटे तो इस जर्नी में लग गए। इस जर्नी में 280 किलोमीटर को x+15 की स्पीड से सिर्फ 1 घंटा लगेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, लॉजिकली करेक्ट इंकरेक्ट जा रहा है। वरना आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो 100/10 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। अगर x 10 हो गया तो यहाँ तो 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 10 + 15 ये बनेगा 25। 25 से इसे काटूंगा तो वैल्यू मेरे पास 10 से भी ज्यादा जा रही है, लगभग 12। तो 10 + 12 कुछ मेरा आंसर आएगा, मतलब 10 + 11 कुछ 21 आंसर आएगा मेरा, जो कि आना चाहिए 11। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन पे गया मैं। ठीक है, डायरेक्टली दिख जाता है, वरना मैं तो जब क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैंने ऑप्शन देखे भी नहीं थे, मेरे दिमाग में आया था x की वैल्यू 4। जैसे ही मैंने x को 4 रखा तो मतलब x 100/x को 4 रखा तो यहाँ पे ही मेरे पास क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो 4 घंटे तो यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे 25 रखूंगा, 25 + 15 40। 40 से 280 को विभाजित करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 4 + 7 कितना हो गया? 11। सेटिस्फाई करके यही मेरे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन से कर लिया। ऐसा नहीं है बेसिक से नहीं कर सकते, बेसिक से भी आप एक्स को सोल्व करके कर सकते हो। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा 1 साढ़े 5 घंटे की वीडियो डाली हुई है चैनल पे, वो देख लो, सब कवर हो जाएगा सिलेक्शन पोस्ट के लिए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। लेटेस्ट एसएससी के सारे क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं, बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेस्ट तरीके मिल जाएंगे करने के। ठीक है, इसमें हम 2 तरीके से भी कर लेते हैं कि हमारा स्पीड में चेंज आया तो इसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे कम टाइम में कैसे सोल्व करना, वो चीज वहां पे सिखा रहे हैं। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। चले आगे। अगला सवाल, अब मेरे पास 3 क्वेश्चन डीआई के बचे हुए हैं, तो डीआई के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टीवी एक्सेस से पूरा कर लेना। ठीक है, हमारे पास क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूट से रखे हैं। ठीक है, ये एक्स से लेके FPQRSTVX। ठीक है, इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स ने एनरोल किया है वो है हमारे पास 8550, और इन 8550 में से टोटल इन इंस्टीट्यूट से हमारे पास जो कैंडिडेट्स पास हो पाए हैं वो है टोटल 5700। ये हमें इस डेटा में दे रखा है। और यहाँ पे अब इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में कितने कितने % लोगों ने इनरोल किया है, मतलब टोटल मान लो 8550 लोगों ने इनरोल करा, तो पी इंस्टीट्यूट में 22% लोग हैं, क्यू इंस्टीट्यूट में इसके 15% लोग हैं, ऐसे दे रखा है। और टोटल पास होने वाले अगर 5700 लोग हैं तो एक्स इंस्टीट्यूट में इतने होंगे, पी में इतने होंगे, इतने %, इस तरह से डेटा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या था? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम पी एंड क्यू टुगेदर एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एनरोल्ड फ्रॉम टी एंड आर टुगेदर बाय। मतलब जो पी और क्यू इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं वो कितने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया था टी और आर इंस्टीट्यूट से। तो पी और क्यू की बात करूंगा, पी इंस्टीट्यूट से 18% और क्यू इंस्टीट्यूट से 17%। 18 और 17 दोनों को मिला के हो गए 35% जो पास हुए हैं। किसका 35%? 5700 का। इतने लोग तो पास हुए हैं, ये कितने ज्यादा हैं किससे? जो हमारे पास यहाँ पे टी और आर इंस्टीट्यूट से, टी इंस्टीट्यूट और आर इंस्टीट्यूट, इन दोनों इंस्टीट्यूट से एनरोल किया है। तो ये 10 और 8 18 हो गया। किसका? ये हो गया 8550। सोल्व करके हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम परसेंटेज को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे क्या वैल्यू बनेगी। जैसे परसेंटेज यहाँ पे एलिमिनेट करूंगा, 2 जीरो गई तो परसेंटेज का साइन हट गया। यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 1 जीरो बचेगी, डिवाइडेड बाय 10 बचेगा, क्योंकि % 1/100 होता है। और यहाँ पे 10 को काट दूंगा तो ये 9 आ जाएगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू 5 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 7। ठीक है, अब इसे सोल्व करके इनका डिफरेंस बताना है। क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? देखो 3 डिफरेंट तरह की मेरे पास यूनिट डिजिट है।
करने को तो हम कर सकते हैं ट्राई कि क्या आ रहा है आंसर। जैसे 5 को 7 से गुना करूंगा तो 35 यूनिट डिजिट आएगी 5। यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 से, तो यूनिट डिजिट आएगी 9। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि हमसे ये पूछा है कितना ज्यादा है। तो अगर ये 5 वाली वैल्यू बड़ी होगी 9 वाली वैल्यू से, तो इसे 15 बना लेते हैं हम, एक वैल्यू आगे कर देते हैं। तो मेरे पास 15 माइनस 9 यूनिट डिजिट आएगी 6। तो इस सवाल का उत्तर यही हो सकता है। कैसे करा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यूनिट डिजिट वाला में भी किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। मान लो मेरे पास एक नंबर है, से मेरे पास एक नंबर है 21, और उसमें से मैं क्या करा रहा हूँ, मुझे घटाना है उसमें से 19 को। तो क्या आएगा, आप कहोगे सीधा सीधा सर 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यूनिट डिजिट से देखता तो यूनिट डिजिट से तो आप कहते हैं सर ये 1 है और ये मेरे पास 9 है, 1 माइनस 9 घटाएंगे तो क्या आएगा। आप कहोगे 1 माइनस 9 को घटाता भी तो -8 घटा देता हूँ, -8 आएगा मेरे पास। और जब भी माइनस में चला लेना यूनिट डिजिट से घटा के, और आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो आप क्या कर लिया करो, या तो इसमें 10 ऐड कर लो। ठीक है, यूनिट डिजिट का बेस क्या होता है हमारे पास, उससे अगली वैल्यू का टेंस होता है, तो हम या तो 10 से ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, वरना हम क्या करते हैं, ये 1 में से अगर 19 को घटाना और ये वाली वैल्यू मेरी छोटी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 को जोड़ लूंगा, मतलब 11 कर लेंगे इसे, और 11 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा यूनिट डिजिट 2। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास यहाँ पे 1 7 होता, ये 2 2 होता, तो या 2 1 7 ही 2 7 कर लो, या 2 2 होता ये, तब भी मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आती है, 2। अगला सवाल मेरे पास, पाई चार्ट चेंज हो गया। इस पाई चार्ट में क्या दे रखा है, कौन कौन से हमारे एक्सपेंस लगते हैं बुक्स को पब्लिश करने के लिए, वो सारी यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी, टोटल जो खर्चा आ रहा है उसका 20% प्रिंटिंग कॉस्ट में जाएगा, 10% ट्रांसपोर्टेशन में, 25% पेपर कॉस्ट में, कुछ इस तरीके से हमें चीजें दे रखी है। कहता है कि हमें कितनी कॉपीज पब्लिश करनी है, 25 कॉपीज पब्लिश करनी है, और उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है इतना। हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए एक बुक का, सो डेट वी कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर मैं 2500 कॉपीज की प्रिंटिंग कॉस्ट की इतनी बात कर रहा हूँ, तो एक कॉपी की प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये आ जाए 16 के बाद 4 जीरो है, डिवाइडेड बाय 2500, ये एक कॉपी की प्रिंटिंग कॉस्ट आ गई मेरे पास। प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, 20%। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बुक, तो 20% वैल्यू इसके बराबर है, तो 100% वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 से गुना करूंगा, यहाँ पे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये मेरे पास क्या आएगी, एक बुक का जो बनेगी उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया और मुझे बेचना है कितने पे, मुझे बेचना है 25% के लाभ पे। 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि अगर एक वैल्यू, एक बुक मुझे 100 रुपए की पड़ रही है तो उसमें 125 का बेचूंगा, या फिर अगर मेरे 4 की पड़ रही है तो मैं उसे 5 का बेचूंगा। इसका मतलब यही है। अब सोल्व करके हमें आंसर बताना है इसका क्या वैल्यू आएगी, तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो गए, 2 जीरो 2 जीरो गए, 25 है 5, और यहाँ पे 25, 25 इंटू 16 400। यही सवाल का उत्तर है क्वेश्चन। क्लियर है। पहले हमने क्या करा, एक बुक का कॉस्ट प्राइस निकाला कि एक बुक कितने की पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें क्या करा, 25% का प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने क्या करा, 25% उसमें जोड़ दिया। अगर आप खाली इतना ही सोल्व करते तब भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हमने पूरा एक लाइन में ही करना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाय 100, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो मैंने यही यूज करा, प्रॉफिट कितना था 25 का था, तो 25 जोड़ दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 100। अगला सवाल मेरे पास, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे टूरिस्ट दिखा रखे हैं किसी स्टेट में कितने कितने आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट। कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें जो टोटल टूरिस्ट आए हैं वो टोटल के 10% से कम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप इन सबका सम करोगे, सारी वैल्यूज का सम करेंगे, और इसका सम का 10% निकालेंगे, 10% का मतलब 1/10 करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी उससे कंपेयर करेंगे सारी चीजों को, जितने कम होंगे वो हमें बताना, चार ऑप्शन में से ढूंढ के। ठीक।